अरे नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 19 लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है और जो इस वर्ष 2023 में दृष्टि आईएएस ने केवल 20 टेस्ट सीरीज़ बनाई थी टेस्ट जीएस पेपर 1 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए जो आईएएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो मैंने 20 टेस्ट सीरीज जो ख़रीदी थी उसके जो है पीडीएफ और शायद आपको हमने ये टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। और ये टेस्ट नंबर 19 है। इसके बाद हम एक और 20 नंबर और लेकर आएंगे। इसके बाद जो है आपको फिर हम सी सेट की तैयारी कराएंगे। जितने भी सी सेट की जो है टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 19 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे आपको फैक्ट मिलते हैं और आसपास में करंट न्यूज भी आपको मिलती है इससे। और क्या आपके आस वो चल रहा है, किसकी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अनुभव भी मिलता है आपको। तो आप भी पेन पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है, इस नीति को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एयर स्पोर्ट्स के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च जो है शासी निकाय है। तीसरा है, इसका विजन वर्ष 2023 तक भारत के शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। ठीक है, उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके जो 2 और 3 कथन है ये सही है, एक ये आपका सही नहीं है। ठीक है, एक ये आपका सही नहीं है क्योंकि ये किसके द्वारा, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, ठीक है, इसके द्वारा ये लागू नहीं कर, इसकी नीति नहीं है ये। ठीक है, ये नीति उद्यान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जो है NASP की शुरुआत है ये। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, भारत में निर्धनता मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन मुख्य रूप से आय के स्तर पर आधारित है। दूसरा है, भारत में निर्धन व्यक्ति की पहचान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। जो भी पहचान है उनकी संबंधित है वो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तीसरा है आपका, भारत में आधिकारिक जो है निर्धनता रेखा राज्यों में मूल्य की भिन्नता के कारण राज्य स्तर पर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका क्या है, आपके 2 और 3 आपके कथन जो है ये सही हैं। इसमें क्या है, मुख्य रूप से आय के आधार पर नहीं की जाती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, निर्धनता की बात करें, इसमें जो कमेटी गठन किया जाता है उसमें प्रति व्यक्ति उपभोग, घरेलू व्यय और इसका क्या है, निर्धनता का आकलन इसके हिसाब से किया जाता है कि प्रति व्यक्ति का उपभोग कितना है और घरेलू व्यय कितना है। इस हिसाब से इनके पहलुओं को देखकर बनाया जाता है। इसलिए ये पहला कथन जो है आपका गलत है और एक कथन सिर्फ गलत होने से आपका डायरेक्ट आंसर 2 और 3 आ जाता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं, जैसे जो अनसुने शब्द हैं, जो आपने पढ़े भी नहीं हैं, पूरी साल भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, आपको उनमें आपको मिलान करने के लिए एक ऐसा जो है क्यू मिल जाता है जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक ऐसा अधिकांशतः देखा जाता है जिस तरीके से इसमें है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर 3 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को देखें और 3 ऑप्शन में अगर हम 3 का ऑप्शन गलत कर दें तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, लेकिन ये हर किसी में लागू नहीं है। हम उसको सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जैसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप जो हब है, ठीक है, वाई जो है मीट वाई और स्टार्टअप और हब,
और जो है मेटा ने भारत में XR प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्टअप को गति प्रदान करने हेतु सहयोग किया है। इसका संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो XR है, ठीक है, XR का मतलब होता है विस्तारित वास्तविकता, और AR का मतलब होता है संवर्धित वास्तविकता, और MR का मतलब होता है मिक्स्ड यानी मिश्रित वास्तविकता, और VR का मतलब होता है वर्चुअल वास्तविकता। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इसमें क्या है, XR की बात की गई है, तो इसमें क्या है, विस्तारित वास्तविकता की बात है। तो इसमें क्या है, शल्य चिकित्सकों का प्रशिक्षण, ठीक है, मनोरंजन और गेमिंग उद्योग, ठीक है, अभियांत्रिकी और निर्माण डिजाइन का सटीक अनुकरण विक्षेपण। ये क्या है, ये तीनों ही आपके कथन सही है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, यह राजपूत वंश गुर्जर प्रतिहार के सामंतों से है, सामंतों में से एक था। इसने अपनी राजधानी त्रिपुरी के मध्य भारतीय क्षेत्र पर शासन किया और गंगदेव इस राजवंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। उपयुक्त में से किस राजपूत वंश की बात की गई है? ठीक है, तो इसमें क्या है, कलचुरी राजपूत की जो है बात की गई। इसमें जो वंश था, इसके वंश की बात की गई, जिसमें चालुक्य में चंदेल, चौहान, गढ़वाल, परमार और कलचुरी और जो है गोयल थे। ठीक है, और इसमें क्या क्षेत्र कौन से, गुर्जर प्रतिहार वाला क्षेत्र था ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कलचुरी है, कलचुरी क्या गुर्जर प्रतिहारों की सेवा सामंतों के कार्यरत रहे और उन्होंने क्या किया, उपयुक्त अवसर पाते ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उन्हें चेदी, या जैसे चेदी कहते हैं या त्रिपुरी बोलते हैं, उसे कलचुरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये कलचुरी था। इसका सही आंसर है आपका कलचुरी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भारत में निर्वाचन के संबंधित जो है रिटर्निंग ऑफिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। ठीक है, निर्वाचन के संबंधित हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर की बात की गई, उसमें देखना है उसको क्या वो दिए गए हैं, उसके कथन हम पढ़ें। जैसे रिटर्निंग है कि रिटर्निंग है, एक मिनट, रिटर्निंग निर्वाचक अधिकारी, रिटर्निंग निर्वाचक है, रिटर्निंग है। ठीक है, रिटर्निंग इसमें थोड़ा वर्ड गलत लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिटर्निंग निर्वाचक इसकी मीनिंग। तो इसमें क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के सक्षम शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मामले में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, तीनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, इसमें चुनाव आयोग का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ठीक है, उसकी बात की गई है, जो जिसे बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। इसमें क्या है, किसी संसदीय संस्था या विधानसभा द्वारा संचालित करने के लिए एक उत्तरदायी अधिकारी जो होता है। ठीक है, इसके बाद होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर, जैसे बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। तो इसमें क्या, उसके जो पीठासीन अधिकारी क्या किसी एक के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके तीनों ही कथन सही हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर अगला, अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो है सिक्का ढलाई मुनाफा जिसे कहते हैं को सर्वोच्च रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, टकसाल की बात की गई सिक्का ढलाई में, तो सर्वोच्च रूप में परिभाषित किया गया किसमें, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान गणना न की गई पर्यावरणीय लागत के रूप में। दूसरा है, समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लिए वहन लागत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण के रूप में। तीसरा है, मुद्रा धन के मूल और उसके उत्पादन की लागत के बीच का अंतर। और तीसरा है, ऐसे क्षतिग्रस्त मुद्रा नोटों और सिक्कों के रूप में चलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, मुद्रा धन के रूप में और इसके उत्पादन की लागत के बीच का ये अंतर होता है। ठीक है, सिक्का ढलाई मुनाफा की बात की जा रही। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण लें, तो इसमें क्या, अगर भारत सरकार के पास 100 रुपये के नोट
नोट बनाने में 5 रुपये की लागत आती है। ठीक है, इसमें कितना होता है, इसमें 95 रुपये का जो है, दोनों राशियों के बीच का अंतर कितना है, 100 और 5 के बीच 95 रुपये का जो है बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जो सिक्का ढलाई से होने वाला मुनाफा। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बैंकों के विदेशी क्षेत्राधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC के परिचालन और पर भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया जो है दिशा निर्देश हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके क्या दिशा निर्देश रहे हैं, तो इसमें क्या है, IFSC में जो है संचालित भारतीय बैंकों की शाखाएं उन वित्तीय उत्पादों का कारोबार कर सकती हैं जिनकी घरेलू बाजार में अनुमति नहीं है। ठीक है, दूसरा है विदेशी क्षेत्राधिकार और IFSC में संचालित शाखाओं की गतिविधियां भारतीय कानूनों के अधीन होंगी। ये गलत है। ठीक है, भारतीय कानूनों के अधिकार अधीन नहीं होंगी। आपका ये कथन आपका सही है। ठीक है, आपका एक कथन जो है इसमें सही है। इसमें क्या है, जो RBI ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें कहा है कि जो संचालित जो शाखाएं हैं या कंपनियां हैं उनकी गतिविधियां जो भारतीय मूल के अधीन नहीं हो क्या मतलब होंगी, इसमें जब तक कि विधि द्वारा कोई उसको बदल ना सके। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी उसके क्षेत्राधिकार में आता है, जो विदेशी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें क्या है, नहीं होंगी। ठीक है, भारतीय कानूनों के अधिकार अधीन नहीं होंगी, इसमें क्या, भारतीय कानूनों के अधीन होंगी। ठीक है, तो ये आपका कथन जो है गलत है। आपका कथन एक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 8। हाल ही में वैज्ञानिक ने डब्ल्यू बोसान नामक एक मूल कण का पता लगाया है। इस संदर्भ में जो है डब्ल्यू बोसान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह एक नाभिकीय प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है जिसमें तारों के ईंधन के दहन से जारी रखना भी शामिल है। जिनमें तारों के ईंधन के दहन को जारी रखना भी शामिल है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। इसका द्रव्यमान मानक मॉडल द्वारा अनुमानित द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन है आपका, ये जो है गलत है। ठीक है, आपका पहला कथन इसमें सही है, ये दूसरा गलत है। जो इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान जो अनुमानित द्रव्यमान से काफ़ी तुलना में इसका अधिक है। ठीक है, इसका क्या है, काफ़ी जो है अधिक है। और ये क्या है, एक मूल कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसी के तरीके से ये मूल कण है। इसका जो मानक से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जिसका वेट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, भारत, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। उपयुक्त में से कौन से देश इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा के हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, भविष्य के लिए की बात की जा रही है। ठीक है, तो भविष्य के लिए कौन कौन से हैं, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसमें आपके भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश हैं इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारत है, न चीन है, न रूस है, इसमें कौन है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 5, ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो लॉर्ड कर्जन की बात है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, एंड्रयू फ्रेजर आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया था। दूसरा है, 1899 के अकाल एवं सूखे के लिए किए गए अकाल जो संबंधी राहत कार्यों के परिणामों की जांच करने की जिम्मेदारी ये स्कॉट मॉन्टफ्रिक आयोग को सौंपी गई थी। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है, मैकडोनाल्ड आयोग की सिंचाई विभाग सौंपा गया, मैकडोनाल्ड को सिंचाई आयोग सिंचाई विभाग सौंपा गया था। इसमें क्या, महानिरीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के जो अधीन शाही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या है, अगर इसमें देखा जाए तो आपका एक कथन जो है, एक कथन आपका सही है। ठीक है, ये जो कथन है इसमें क्या है,
ये सही है क्योंकि लॉर्ड का जो एंड्रयू फ्रेजर आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया था। ये कथन आपका जो है सही है। इसके बाद देखते हैं अगला कथन क्या है। 1899 की बात की गई है, ठीक है। अकाल के एवं सूखे के लिए किए गए अकाल जो संबंधी राहत कार्यों का परिणाम की जांच करने की जिम्मेदारी जो है स्कॉट मॉनक्रीक, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कॉट नहीं है, इसमें कौन है, मैकडॉनेल है, ठीक है। इनमें कौन से थे, इसकी जो जांच की दी गई थी इसकी, तो आयोग किया गया था, आयोग गठन किया गया था, तो कौन थे, अध्यक्ष थे मैकडॉनेल, ठीक है। तो ये दूसरा आपका कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं तीसरा भी आपका सही नहीं है क्योंकि इसमें कौन है, मैकडॉनेल आयोग की सिंचाई को सिंचाई विभाग सौंपा गया था, ये इनको नहीं सौंपा गया था। ये 1901 में उनका नाम क्या, कार्लिन स्टॉक मॉनक्रीक को सौंपा गया था, ठीक है। तो इसके बाद आपका है जो अगला कथन है, ये कथन आपका सही है चौथा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विजयनगर काल के दौरान निर्मित की गई थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात है, ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें का एलोल दुर्गा मंदिर, इसके बाद है जो है महानवमी डिब्बा, और इसके बाद है हजारा राम मंदिर, और एक कमल हसन नहीं कमल महल, ठीक है। तो इसमें क्या आपके जो महानवमी डिब्बा और हजारा मंदिर और कमल, ये 3 आपके सही हैं, ठीक है। एक आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अगर हजारा मंदिर की बात करें तो ये किसने बनवाया था, देवराय प्रथम ने। कब बनवाया था, 1406 से 1422 के बीच में, ठीक है। और इसके बाद जो ये एलोल मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर की जो बात की गई है विजयनगर काल से संबंधित नहीं है। ये चालुक्य की जो 7वीं ईस्वी की बात है। 7वीं ईस्वी में जो है कहाँ पर, उत्तरार्ध की शताब्दी की बात है, शायद में 7वीं और 8वीं के बीच में, बिल्कुल लगभग ध्यान नहीं है, शायद 90 के दशक की बात है, 90 के 80 की डेकेड की बात है, हो सकता है, कोई बात नहीं, देख लेना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, विभाजन परिषद 1947 का गठन विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सार्वजनिक संपत्ति के विभाजन हेतु किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व ने इस विभाजन परिषद की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो देखते हैं। देखो, विभाजन की बात करें तो कौन कौन थे इसमें, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे जो इसमें कौन से, इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो व्यक्तित्व किया था इन्होंने, क्योंकि यही जो अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये क्या बोलते हैं उसे, क्षेत्रीय के वो थे, एक मिनट, राज्य के एक समिति के अध्यक्ष थे, शायद में उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उस टाइम के गवर्नर थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। और ज़्यादातर क्या है, लोग जवाहरलाल नेहरू को और जोड़ देंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। ऐसे प्रश्न जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्रश्न नंबर है अगला, इसमें क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक जो है एक्सरसाइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जो है रिमपैक एक्सरसाइज विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो ये अभ्यास की बात है, तो ये रिमपैक अभ्यास है, एक्सरसाइज विश्व का सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या है, यह भारत सहित 6 देशों के आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये कितने, भारत सहित 6 देश नहीं है, इसमें कितने 27 देश हैं, ठीक है, 27 कंट्री है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो ब्लैक होल है ये अंतरिक्ष में होते हैं इसमें। अब इसका क्या है,
एक्रिएशन डिस्क ब्लैक होल का केंद्र होता है जहां अनंत घनत्व वाले क्षेत्र में जो है पदार्थ नष्ट हो जाता है। दूसरा है इवेंट होराइजन, एक जो है सिंगुलैरिटी के आसपास का वह प्रभाव क्षेत्र है जहां पदार्थ और ऊर्जा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं हो सकते। तारकीय ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो द्रव्यमान किसी विशाल पर्वत या द्रव्यमान के समान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या, छोटे ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारे का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे सही सटीक जो है उत्तर बैठता है ये बी बैठता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इसमें पदार्थ नष्ट होने की बात है। ठीक है, ब्लैक होल जो होते हैं जिसको बोलते हैं कृष्ण वियर, ठीक, उस तरीके की वो होता है। तो इसमें जो अगर छोटे ब्लैक होल की बात करें तो ये परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे, तो जो किसी विशाल पर्वत के द्रव्यमान जितना होता है इनका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड के शुरू होने के साथ ही निर्मित हुए थे अगर छोटे ब्लैक की बात करें। और इसमें विशालकाय जो है तारकीय ब्लैक की बात करें, तारकीय ब्लैक होल की, तो इसमें क्या है, ये द्रव्यमान सूर्य की तुलना में इनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 20 गुना अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं व्यक्ति विदेशी अंशदान यानी विनियमन संशोधन नियम 2022 के अनुसार विदेशी जो है अंशदान प्राप्त करने के लिए अर्ह है, मतलब योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखने हैं राजनीतिक दल, विधायक का सदस्य, चुनावी उम्मीदवार, न्यायाधीश और सरकारी सेवक, पत्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी के सभी है। ठीक है, उपयुक्त में तो सही देखना था, इसमें क्या है, सभी के सभी अंशदान के लिए विनियम के लिए हैं। ठीक है, ये अंशदान वाला क्वेश्चन हमने एक और सीरीज में करवाया था। ठीक है, इसमें क्या है, ये करंट की चीज़ है, जो करंट में रहे हैं, ऐसे टॉपिक जो करंट में रहे हैं उनकी आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की बात है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसका देखें तो क्या है, इस योजना के तहत वेतन भोगियों को उनका वेतन सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा फ़र्क बदल दिया। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा फ़र्क बदल दिया। इसमें क्या है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ये महात्मा गांधी मनरेगा की बात है, गारंटी रोजगार की है, लेकिन उसमें क्या है, ये वेतन भोगी है, तो क्या करेंगे लड़के, इसको गलत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत नहीं है। आपने जो रोज़गार यानी श्रम दिया तो उसका भी आपको जो है वेतन सिर्फ महीना पर आने वाली सैलरी नहीं है, लेकिन हमारी दैनिक मजदूरी भी एक वेतन के रूप में है। ठीक है, और दूसरा है, वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी 33% है, ये गलत है आपका। वर्तमान में जो महिलाओं की अगर भागीदारी देखें तो महिलाओं की भागीदारी लगभग अगर देखें तो 2018-19 या 20-23 के नए डाटा देखें तो कितने हैं, इसमें क्या है, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो ये 56.3% है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान की बात करें तो ये गलत है। ठीक है, और दूसरा है, एक ज़िले में कम से कम 60% काम कृषि और संबंध गतिविधियों को उत्पादक हस्तियों को प्रयुक्त हो, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट मिलता है उस क्वेश्चन को नोट करते चलिए। ठीक है, वहाँ पर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका क्या, पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यकाल और रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है कथन नंबर 1 है, पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में कार्यकाल की हिस्सेदारी कार्यबल की हिस्सेदारी जो है में लगातार वृद्धि हुई। देखो, लगातार ऐसी कोई चीज़ जो है, जब कभी भी ऐसे शब्द आ जाए लगातार, हमेशा, तो ऐसे शब्दों को क्या करें, आप जानबूझ के इनको गलत करें। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे, अगर कभी देखा जाए तो पिछले दशक की, 10 साल की, एक साल की, एक दिन की तो गारंटी नहीं है कब स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए, और यहाँ पिछले दशक की यानी 10 सालों की बात की गई है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, रोजगार के निर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी लगातार गिरावट आई, देखिए ये भी गलत है, लगातार गिरावट नहीं आई। तो इसमें क्या है,
हम इसको जो है ऑप्शन को लगाएंगे डी, क्योंकि इसमें सारे ही गलत हैं। अगर इसमें देखा जाए 2011 में देखा जाए तो एग्रीकल्चर 47 पॉइंट के लगभग रही, और मैन्युफैक्चरिंग जो रही है लगभग 12.5 है। ऐसे माइनिंग वगैरह, कोल माइन, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज और यूटिलाइज्ड, ऐसी चीज़ें जो है जब एक साल ही में जो है 2011-12 में अंतर है, तो फिर टोटल में जा कर के कहाँ से, यानी लगातार कभी 24.1 रही, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से, और कभी 23.3 रही है, कभी 32 पॉइंट, ऐसे जो है लगातार नहीं रही। इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है। और ऐसे ऑप्शनों को आप गलत करके आइए, ठीक है। भले ही आपको क्वेश्चन ना आए, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आपको मिल जाए तो आप उनको ज़रूर एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर क्लोनिंग की बात करें तो मनुष्य सहित जो स्तनधारियों में जो है एक युग्मज जुड़वां प्राकृतिक क्लोन होते हैं, ठीक है। दूसरा है, हाल ही में चीन ने विश्व में पहली बार एक वन आर्किड भेड़िए का क्लोन सफलतापूर्वक तैयार किया है। तो इसमें क्या दोनों ही सही हैं। क्लोन का मतलब होता है हमशक्ल, ठीक है, और जो चीन ने एक भेड़िए का बिल्कुल हमशक्ल बनाया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। जैसे हरित मेथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन में उत्पादित किया जा सकता है। अब दूसरा है, इसे समुद्री परिवहन में निम्न कार्बन वाले तरल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हरित मेथेनॉल के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का शून्य उत्सर्जन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी तो एक जैविक चीज़ है, उसमें भी जैविक परमाणु हैं, और जहाँ पर जैविक चीज़ है उस जैविक चीज़ में जो है कार्बन की उत्सर्जन तो होना ही होना है, ठीक है। कार्बन का उत्सर्जन तो होना ही होना है, जो भी जैविक चीज़ है। अगर हम इसकी बात करें, मेथेनॉल की बात करें, तो इसमें क्या है, डीजल और इसकी तुलना में इसमें क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी उत्सर्जन होगा, उनकी तुलना में थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, 1 और 2 आपके सही हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, जो मिशन इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर मिशन इनोवेशन की बात करें तो इसके बारे में देखते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास में कार्रवाई और निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसका जो पहला चरण वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका जो दूसरा कथन ये सही है, ठीक है। और पहला कथन ये है, अनुसंधान विकास प्रदर्शन कार्रवाई का निवेश है उत्प्रेरित करने में एक वैश्विक पहल है, ठीक है। इसमें क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल बी, यानी 2 ऑप्शन। प्रश्न नंबर है 21। इसमें क्या है, यह सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन नंबर 1 है, राज्य सरकारें सहकारी समितियों द्वारा लेखाओं को रखे जाने के बारे में उपबंध कर सकती हैं, ठीक है। सख्ती जैसे शब्द आ जाएं तो ये इसमें तो संभावना हो सकती है कि डेफिनेटली 95% क्वेश्चन सही जाने की संभावना रहती है। इसके बाद क्या है, जो कैग के बारे में है, CAG सहकारी समितियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए जो है संपरीक्षकों और संपरीक्षका जो परीक्षा फार्मों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर सकता है। आपका ये भी सही है, ये भी सही है। जो है देखते हैं क्या है, तो इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर प्रत्येक सहकारी समिति में लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी। उपयुक्त में से सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। 1 मिनट, इसका जबकि 3 ऑप्शन है, इसमें क्या है, राज्य सरकारें सरकारी समितियों द्वारा लेखाओं को रखे जाने के बारे में उपबंध करा सकती हैं, राज्य सरकारें। ओह ओह ओह, ठीक 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 ठीक,
ये क्या राज्य सरकार है की बात की, ठीक है। केंद्र सरकार की बात होती तो ये क्या है, ये राज्य सरकार की बात है, ठीक है। और में कैग सरकारी समितियों की सब परीक्षा लेखा, ठीक है। ये दो कथन आपके गलत हैं। इसमें क्या है, ये सही है और इसमें सही नहीं पूछ रहा, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये गलत है, इसलिए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर है 22, भारत और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम की बात है, ठीक है। ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर, तो इसमें दक्षिण पश्चिम की बात है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इस तरीके की बात है। तो इसमें क्या है, भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारी वर्षा करता है, लेकिन जो है पश्चिम अफ्रीका में मानसून इसकी शीत ऋतु में जो है भारी वर्षा करता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं दूसरा, अफ्रीका के पूर्वी तट और दक्षिण पश्चिम भारत दोनों की मानसून प्रतिरूप हिंद महासागर और एशिया के भूभाग के बीच में तापमान परिवर्तन को संचालित करते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, ये गुजरात वाला इलाका, और ये इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आपका अरब सागर, ठीक है। तो जब, और ये इसमें क्या है मतलब, एक मिनट, जब यहाँ पर कौन सी है, एक पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। अब इसमें क्या है, जो गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर जो है निम्न दाब होता है, निम्न वायु दाब, मतलब लो प्रेशर होता है, ठीक है। और इधर होता है जो जिस साइड पानी होता है इधर कौन सा होता है, हाई, और यार कहाँ, लो प्रेशर से, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो फिर इसके बाद क्या है, इधर से जो है मानसून चलता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर टकराने के बाद ये गिर जाता है, ठीक है, यहीं पर ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद जो निकला हुआ इधर का बारिश वो है मानसून, ये सीधा टकराता है जाके इधर, ठीक है, और इधर से घूम करके ऐसे यूपी बिहार होता हुआ, और जब तक यहाँ ये राजस्थान एरिया तक पहुँचता है तब तक इसकी बारिश बहुत कम हो जाती है। बीच का जो भाग है ये किसका है, इस टाइम पर जो है सर्दियों में जो है जो गर्मियों में बारिश ना होकर इधर का भाग जो है सूखे का रहा, मतलब सूखे की ओर रहता है, नहीं सूखा रहता है, उधर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये कथन गलत हो गया, आपका कथन है बी आपका सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23, इसमें क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह सभी प्राकृतिक विश्व धरोहरों स्थलों के संरक्षण की संभावनाओं का आकलन करती है, सभी, ठीक है। इसमें क्या है, यह रिपोर्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ IUCN की द्वारा जारी की जाती है, और उपयुक्त में से हमें देखना सही है कौन से, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है ये जितनी भी विश्व धरोहरें हैं, जितनी भी हैं, उनकी सबका संरक्षण करता है, उन्हें सब आउटलुक करता है, ठीक है। और IUCN इस पर क्या करता है, इसको एक पत्रिका जारी करता है 4 साल में। तो इसमें क्या है, अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में न्यायिक सिद्धांत जो है प्राणन्याय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या है, यह एक पक्ष को ऐसा दावा पेश करने से रोकता है जिस पर पहले ही एक बार किसी मुकदमे का अंतिम निर्णय सुना जा चुका है, ठीक है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत परिभाषित किया गया। देखिए जो अपने यहाँ का कानून है, इसमें क्या है, इसका नियम ये है कि जो है 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक भी निरपराधी को सज़ा ना मिले, ठीक है। हमारे जो है भारत के कानून के तहत अदालत का यही जो है मत है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि एक जो सज़ा का प्रावधान, यानी एक बार किसी व्यक्ति ने अगर एक बार अपनी सज़ा उसकी काट ली तो उस सज़ा के लिए उसे हम दोबारा दंडित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, आपका कथन सही है और ये भी आपका सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SC, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें देखना है क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण नहीं है, ठीक है। हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण देखना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेव, मैग्नेटिक फील्ड वेव की
तो जितनी भी मैग्नेटिक रे हैं उनका आधार देखिए, इसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगें, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगें। ये कैसी तरंगें होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगें? ये एक्सरे से अवरक्त विकिरण की तरीके से होती हैं, ठीक है। और जो है अल्ट्रासोनिक तरंगें जो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें हैं, ठीक है। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या है, ये उदाहरण नहीं है। ये कौन सा है? ये ध्वनि तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगें। और ध्वनि तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगें कौन सी होती हैं? जो वायुयान द्वारा जो है आसमान पर जब अंतरिक्ष में इसकी जो है ऊर्जाएँ होती हैं, जिसकी हज़ारों में डीबी के ऊपर जो है इसकी शायद 1500 डीबी के ऊपर जो है आवाज़ें होती हैं, इसलिए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। तो ये क्या है, चुंबकीय तरंगों के उदाहरण नहीं है। इसमें क्या है, एक्सरा है, प्रकाश तरंगें हैं और इंफ्रारेड जो है रेड तरंगें हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। इसमें क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह कार्बन गहन उत्पादों की आयात पर कर लगाने हेतु जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी जो पैनल IPCC की एक पहल है, ठीक है। ये क्या, IPCC की एक पहल है। ये किसकी पहल है? ये CBAM की जो है पहल है, जो यूरोपीय संघ है। इसमें क्या है, कार्बन सीमा संयोजन यंत्र, ठीक है, या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एक नीतिगत उपकरण है, ठीक है। दूसरा है, भारत इस पहल का एक हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत इस पहल का जो है हस्ताक्षर करता नहीं है, इसलिए आपके दोनों ही कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इसके बारे में कार्बन के दौरान की बात करें तो इससे रिलेटेड है COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, जो कहाँ पर हुई थी? शर्म अल शेख में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है, बाजार डिस्ट्रक्शन की बात की गई थी, जिसमें भारत ने इस नीति का विरोध किया था, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद क्या है 27, भूकंप के छाया क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, मेटल क्रोड सीमा पर जो आवर्तन के कारण उद्गम केंद्र से 104 डिग्री सी पर जो पी तरंगें नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। पी तरंगें की बात है जो भूकंप में होती हैं, अभी हम समझा रहे थे। दूसरा कथन, एस तरंगों जो है ठोस वाहक कोड में नज़र जो है नहीं गुजर सकती हैं, और ये जो उद्यम केंद्र में 105 से 145 के बीच में देखी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भूकंप आता है तो इसमें क्या है, प्राइमरी रेस और सेकेंडरी रेस, ठीक है। प्राइमरी रेस जो होती हैं सबसे तीव्र होती हैं भूकंप में, और ये सबसे पहले पोल पर पहुंचती हैं, ठीक है। ये बिंदु है, ये सेंटर है, सेंटर से डायरेक्ट पोल पर पहुंचती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी तरंगें हैं वो बाद की निकलती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक होती हैं वो एल प्रकार की तरंगें होती हैं, जो जिगजैग के फॉर्म में जाती हैं। ये जो है विनाशकारी होती हैं, और ये दो तरंगें विनाशकारी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर इसके तरीके से देखा जाए, पी को जो है 104 डिग्री परे नहीं देखी जा सकती, ये गलत है। इसमें क्या है, एस तरंगें को ठोस वाहक रोड से नहीं गुजर सकती, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये तेज़ होती हैं, ठीक है। एल तरंगें हैं जो, अगर एल तरंगों की बात करें तो एल तरंगें जो होती हैं बहुत तीव्र होती हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही ना तो दो सही। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। इसके बाद मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, अगर मोपला विद्रोह की बात करें, यह मालाबार के मुस्लिम किसानों द्वारा दमनकारी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध एक विद्रोह था। दूसरा है, शौकत अली के अतिरिक्त महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद ने भी मोपाला सभाओं को संबोधित किया था। तीसरा है, बाद के चरण में इनका समकालीन खिलाफत आंदोलन का विलय हो गया। ये तीनों ही आपके कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें क्या है, निम्नलिखित जो है युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें अंतरिम सरकार और संविधान वो संभाग, उनके अंदर कौन कौन से संभाग थे, ठीक है। तो इसमें क्या है,
एक चीज़ इसमें जो है, एक दो बार नहीं, कई एक बार ये क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी कराया, ये कई एक बार आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर जो है लियाकत अली की बात करें तो ये कौन से, लियाकत अली, सॉरी, लियाकत अली कौन से थे, ये वित्त के थे, ये सही है। ठीक है, लियाकत अली की बात करें तो ये वित्त के थे। अब इसमें कौन से हैं, एक जगजीवन राम जो है श्रम के, ये सही है। लेकिन अगर बलदेव सिंह की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है, ये नहीं थे। ठीक है, तो बलदेव सिंह किसके थे, रक्षा, ठीक है, डिफेंस के थे बलदेव सिंह, जो संभाग के सदस्य थे। तो इसमें क्या केवल 2 युग्म सही है आपके, और गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद अग्रिम प्राइम। ठीक है, अग्रिम प्राइम की बात करें तो इसमें क्या है, यह डुअल रिटेंडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली एक जो है कॉन्स्टिटाइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो इसका क्या है, दूसरा DRDO द्वारा विकसित पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला मानव रहित वायुयान है। अग्रिम प्राइम की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी में पनडुब्बियों को 5वीं पनडुब्बी है। इसमें मध्यम दूरी के रेजिमेंट, इसमें क्या है आपका मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल है जो कौन से DRDO द्वारा ये लॉन्च की गई है, ये मिसाइल है अग्रिम, और ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है टीचर लोन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, टीचर लोन की बात करें तो। और एक चीज़ और देखना कि अगर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा बड़ा विवरण हो, उसके उतने ही ज़्यादा सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या है, ये बहुत उच्च टर्नओवर वाले जो है सफल स्टार्टअप और व्यवसायों के जो है उन्नत ऋण हैं। दूसरा है, ये दीर्घावधि और निश्चित ब्याज दरों के वाले ऋण हैं। तीसरा, ये संपार्श्विक मुफ्त ऋण हैं जो बहुत कम साख वाले ग्राहकों को दिए जाते हैं। ठीक है, किसकी बात की, टीचर लोन। तीसरा, ये ऐसे ऋण हैं जिस पर पहले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर आरोपित की जाती है, जिससे बाद जो है दरों को ब्याज के स्तर तक समायोजित किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जिसका जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन उसकी उतनी ज़्यादा सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, प्राथमिक जो कारखाना अधिनियम का पारित होना, प्रथम कारखाना, ये तो ठीक है, पहले नंबर तो हो ही गया। दूसरा है ट्रेड यूनियन अधिनियम का पारित होना। तो तीसरा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस की स्थापना। तो हम मेरे हिसाब से 1 और 3 किसमें, सी में, तो यही सही है। 2 यानी ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये औपनिवेशिक काल की जो अधिनियम है, इसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 33। निम्नलिखित में से कौन सा राजसी तांगड़ी के युद्ध का उल्लेखनीय परिणाम था। ठीक है, तो इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दूसरा है बहमानी सल्तनत का विस्तार। तीसरा है मराठी साम्राज्य की पराजय। चौथा है विजयनगर साम्राज्य का पतन। तो इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 34। इसमें क्या है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। अब इसके बाद क्या है, दुनिया के जो है आधे से अधिक सेमी कंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियरिंग भारत में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बड़ी बात है
कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन वो है मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर 2020 की बात करें तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ठीक है, 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। उसमें क्या है, और 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने वाली है अपने भारत की। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा देखते हैं, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मूल्य 250 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये कितना है, 120 अरब बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका केवल और केवल एक। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, इकोसिस्टम स्पेस वॉर्न थर्मल रेडियो मीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन यानी ECOSTRESS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह वैश्विक हीट वेव और कोल्ड वेव के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण है। दूसरा है, यह नासा और इसरो का संयुक्त परीक्षण है। इसमें क्या है, आपके दोनों ही जो है कथन गलत है। ठीक है, ये दोनों ही कथन आपके गलत है, क्योंकि ये क्या, अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, और वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा जो है रेडियोमीटर इसमें लगा हुआ है, और इसका काम जो है इकोसिस्टम स्पेस वॉर्न थर्मल रेडियो मीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस। ठीक है, और ये कहाँ पर, नासा में चल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इसका क्या काम होगा, इसका वाष्पन उत्सर्जन की बात करेगा। ये जो है हॉट वेव और कोल्ड वेव की परीक्षण नहीं करेगा, ये वाष्पन उत्सर्जन से उत्सर्जन का परीक्षण करेगा। इसलिए क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 36। इसमें पाचन तंत्र में पित्तरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पित्तरस की बात की गई तो है, यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है, पित्तरस, पित्ताशय यानी यकृत के द्वारा। ठीक है, यह अमाशय से आने वाले भोजन को अम्लीय क्षारीय प्रकृति में बदलने का मत कहता है। ये सही है, आपका दूसरा जो है कथन सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं 37। इसमें क्या है, भारत निम्नलिखित में से कौन से भारत की संचित निधि पर भारत व्यय है। देखो, भारत व्यय वो होते हैं जिन पर जो है संसद पर उसकी उतार चढ़ाव नहीं होना वो है करना नहीं होता, नहीं उस पर चर्चा होती है, नहीं उस पर वोटिंग होती है। हाँ, चर्चा हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं भारत व्यय। और वे अब भारत के मतलब उसके भार है, वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारत सरकार के ऋण दायित्व जैसे ऋण लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय। ठीक है, इसके बाद क्या है, किसी न्यायालय या माध्यम अधिकरण के निर्णय, डिग्री या अधिनिर्णय की तुष्टि के लिए अपेक्षक राशि है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में प्रशासनिक व्यय। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, लेकिन शब्द बदल दिए गए हैं। ठीक है, इन शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, लेकिन बात वही है, लेकिन थोड़े शब्द घुमा घुमा कर रख दिए गए। प्रश्न नंबर है 38। इसमें देखते हैं क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय निजी क्षेत्र के ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन से शामिल है। कथन नंबर 1 है, पारिवारिक इकाइयों द्वारा लिया गया ऋण। दूसरा है ट्रेजरी बिल। तीसरा है पारिवारिक इकाइयों के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संस्थानों के लिए लिया गया ऋण। ठीक है, तो यह ट्रेजरी बिल आपका नहीं है। ठीक है, आपका बी 1 और 3 आपका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 39। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौजूद निम्नलिखित महाजनपदों में से पश्चिम की ओर अवस्थित कीजिए, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो राज्य बने थे, अरुणाचल प्रदेश से पूरब से लेकर के, या बांग्लादेश से या असम से लेकर के
और यहाँ हमें गुजरात तक के इधर के रूप में यानी पूरब से पश्चिम के रूप में हमें व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। अगर हम गांधार की बात करें, ठीक है, गांधार की बात करें तो ये क्या है, पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, गांधार की बात करें, इसके बाद क्या है, अम्बनी, गांधार, अम्बनी, और इसके बाद क्या है, मल, फिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यसभा और विधानसभा के बीच तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा और विधान परिषद, एक मिनट, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें साधारण विधेयकों के मामले में राज्यसभा के पाम लोक से सभा के समान, अरे यार ये क्या, पाम नहीं, पास है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी थोड़ी गलती हुई। इसमें साधारण विधेयकों के मामले में जो है, साधारण विधेयक है, ठीक है, वित्त विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक के मामले में, और राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां हैं, जबकि विधान परिषद विधानसभा के अधीनस्थ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो साधारण विधेयक की बात है और संविधान संशोधन विधेयक की बात है, तो इसमें बराबर शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा में धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में धन विधेयक की शक्ति ज़्यादा होती है, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधानसभा हो, मतलब लोकसभा हो या विधानसभा हो। ठीक है, इसके बाद एक धन विधेयक के मामले में राज्यसभा और विधान परिषद क्रमशः लोकसभा और विधानसभा से अधीनस्थ होती, बिल्कुल सही है, ये आपके दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 41। इसमें कार्बन और फास्फोरस चक्र के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कार्बन चक्र का मुख्य स्रोत वायुमंडल है, जबकि फास्फोरस चक्र का जो है भू प्रॉपर्टी है। ठीक है, ज़मीन है। तो इसमें क्या है, अब वर्षा द्वारा वायुमंडल में कार्बन का निवेश फास्फोरस के निवेश की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपका क्या, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, ये एक सही है, बहुत कम नहीं है, कम है। ठीक है, तो ये एक जो है, केवल एक ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42। इसमें क्या है, भारत में जो है राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय और गैर जमानती और गैर जो है समनीय, गैर सैन्य है कि समनीय, गैर सैन्य अपराध है। ठीक है, दूसरा है, राजद्रोह कानून के तहत आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा, वर्ष 2018 में भारतीय विधि आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 को बनाए रखने की अनुशंसा की थी, ये गलत है। ठीक है, ये 2018 में आईपीसी की धारा जो 124A है, उसमें क्या है, निरस्त करने की अनुशंसा, निरस्त किया गया था उस समय। ठीक है, तो ये क्या है, 1 और 2 आपके सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पूर्णकालिक सदस्य है, ठीक है, पहले से कोई सदस्य है, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभावित है। तो इसमें क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किए जाने की स्थिति में वह मतदान कर सकता है। ठीक है, दूसरा है, उसका कार्यकाल संसद के सदस्य के रूप में लोकसभा के सदस्य से अधिक होता है, वह बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर किसी का मतलब लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री पर अविश्वास पारित यानी प्रस्ताव है और अगर पारित होने के बाद भी, ठीक है, पारित हो जाए उसके बाद भी, तो वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएगा, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य तो रहेगा। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा के सदस्य में जो
एमएलए है, जो सॉरी एमपी या राज्यसभा का सदस्य है वो तो रहेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद जो है पीएम का पद से या कोई मंत्री परिषद हो या कोई मंत्री से उसका निष्कासन हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है, लेकिन उसका जो जीत के गया है लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसका सदस्य तो वो बना रहेगा। इसलिए आपका और उसके समान जितना कार्यकाल चलता है उतने कार्यकाल के लिए वो बना रहेगा। तो इसका आपका सही है, दो केवल आपका सही है और एक और ये गलत है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता अपने जो अगर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, और वह बजट पर चर्चा भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य नहीं था। अब इसमें उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं था। भूमि संबंधों में शोषण का उन्मूलन सही है। ग्रामीण गरीबों को भूमि आधारित विकास मुहैया कराना ये भी सही है। खेती की प्रमुख तरीके से नकदी फसलों को खेती कराना ये गलत है। ठीक है, तो इसका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 45, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें, किसी ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रहों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को सटीक रूप से पार करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रवेश तुल्यकालिक होते हैं, ना कि सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित कोण के बचने के लिए जो लगातार सूर्यास्त और सूर्योदय का अनुसरण कर रहे हैं। भूमि जो है कक्षा में स्थिर उपग्रहों के विपरीत, जिनमें उपग्रह हमेशा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के साथ परिक्रमा करते हैं। और इसमें दूसरा है क्या, वो सॉरी इसमें यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रहों को हमेशा एक ही सतह से पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित अनुसरण नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा फैक्ट, उतनी उसकी सही होने की संभावना ज़्यादा है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। यह वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र को बनारस के शामकों के लिए शिकारगाह बना दिया गया था। इसे वर्ष 1957 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 1958 में गुजरात में गिर वनों में एशियाई शेरों को यहाँ लाया गया था। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद में से किस वन्यजीव अभयारण्य की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें किसकी की गई है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की बात की गई है। ठीक है, यही सबसे पहला था, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, भारत में संगीत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐमान रो जो गोरा और सनम जैसे आधुनिक रागों के विकास का श्रेय तानसेन को दिया जाता है। ठीक है, इसका स्वामी हरिदास ने वृंदावन में संगीत को प्रोत्साहन दिया। उत्तर भारतीय संगीत में जो ध्रुपद शैली की प्रवृत्ता राजा मानसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका में अदा की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके ये दोनों ही कथन सही हैं। आपका जो एक कथन है ये किसको जाता है, ये तानसेन को नहीं जाता, ये तुर्कों को जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 2 और 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें भारत में शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के तहत अनुच्छेद 40 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का संगठन करने का निर्देश देता है। ये कौन अनुच्छेद जो 40 है ये किसके देता है, ये देता है ग्राम पंचायतों का। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। अब भारतीय संविधान गाँव से नगर में विकसित हो रहे हैं। संक्रमणीय क्षेत्र में इसका नगर पंचायतों का प्रावधान करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार काजी हाउस शहरी स्थानीय निकाय में जिम्मेदार है। ठीक है, 2, 3 आपके सही हैं, एक आपका गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
14 इन्हें भारत के पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके प्रयासों के कारण भारत सरकार ने पर्यावरण नियोजन और समन्वय पर जो है राष्ट्रीय समिति का गठन 1972 किया था, जिसमें बाद के वर्षों में पर्यावरण और वन मंत्रालय 1984 की स्थापना के मार्ग प्रशस्त किया गया। उपयुक्त परिच्छेद में किस व्यक्ति का वर्णन करता है, तो ये किसका, रामदेव मिश्रा का करता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसमें क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है हैज़ आई कमेट है अभियान का लक्ष्य है। ठीक है, इसका क्या अभियान का लक्ष्य है, भविष्य में लचीली ऊर्जा प्रणाली का निर्माण करना। दूसरा, संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवारों के लिए वहनीय आवास का निर्माण करना। देश में युवाओं की रोजगारी को क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, ये आपके गलत है, आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर ए, लचीली ऊर्जा प्रणाली का निर्माण करना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 51। इसमें क्या है, भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा की गई थी। दूसरा है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और PCI द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा है, यह प्रेस की नैतिकता और स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़ी प्रेस के विरुद्ध एवं उसके द्वारा की गई शिकायतों का निर्णय करता है। ठीक है, तो इसमें क्या 2-3 सही है आपका, एक ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। इसके बाद क्या है, पारिस्थितिज्ञों द्वारा आर चयन और के चयन पदों का उपयोग किया जाता है किसमें, जीवों की वृद्धि और प्रजनन रणनीतियों के वर्णन करने में, जल और स्थल भूमि के श्वसन क्रिया हेतु लक्षणों के समायोजन की व्याख्या करने में, तापमान की विविधता रेंज को अपनाने हेतु लक्षणों के संयोजन की व्याख्या करने में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर है ए। ठीक है, जीवों की वृद्धि और प्रजनन रणनीतियों का वर्णन करने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। इसमें क्या है, हाल ही में मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के समायोजन को वापस लेने पर नीतिगत रूप बनाए रखा, इसका क्या निहितार्थ है। इसमें कौन सा अर्थ जो है निहितार्थ है। ठीक है, इसमें क्या, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को तत्काल वृद्धि करना, गलत है। जबकि मौद्रिक नीति को, इन्फ्लेशन को क्या बिल्कुल न्यूट्रलेट करना। ठीक है, दूसरा क्या है, RBI जो निकट भविष्य में ब्याज दरों को कमी करेगा, ये भी नहीं है सही। RBI अर्थव्यवस्था की मुद्रा में आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य थे, ये भी नहीं है। RBI अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रा स्थिति की आशा करता है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है अगला 54। इसका क्या है, एशियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजियन सागर काला सागर का एक विस्तार है जो यूक्रेन और रूस से घिरा हुआ है। ठीक है, क्रीट द्वीप को एजियन सागर की दक्षिण सीमा में माना जाता है। दूसरा आपका सही है। ठीक है, पहला आपका गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 यानी बी। प्रश्न नंबर 55। इसमें क्या है, रिवर सिटीज़ जो है अलायंस RCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन हेतु चर्चा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नदी शहरों हेतु एक समर्पित मंच है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन्यजीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की साझेदारी पर आधारित है, ये नहीं है। ठीक है, ये इसका विस्तार कहाँ पर है, इसकी बात करें तो ये आवास और शहरी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय का जो है एक पहले जो किसके रिवर सिटीज़ एलायंस का जो शुभारंभ है। ठीक है, रिवर सिटी एलायंस है जो ये किसमें आवास और शहरी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तीसरा है, यह एलायंस नेपाल और बांग्लादेश के शहरों सहित भारतीय उपमहाद्वीप नदी शहरों के लिए खुला है, ये गलत है। ठीक है, तो क्या इसका
ये सिर्फ गंगा बेसिन के लिए है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे समझ में केवल और केवल एक, यानी सी। प्रश्न नंबर देखिए 56। इसमें क्या है, मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चोल शासनकाल के दौरान सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जाति व्यवस्था जो है व्यापक रूप में प्रचलित थी। अगर ऐसी बात करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चोल की बात है और 7वीं सदी की बात है, ठीक है। सती प्रथा राजघरानों में नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये क्या, ये दूसरा जो गलत है, आपका पहला कथन सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 57। इसके सौर कलंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये सूर्य की सतह पर अन्य भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये उन क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से कमज़ोर होते हैं। तीसरा है, सौर कलंकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और प्रज्वल का जो है कारण हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका आपका तीसरा जो है कथन सही है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो है अन्य भागों की तुलना में अधिक गर्म होती है, नहीं। इसमें क्या है, 24 घंटे के अंतराल में लगभग 2 गुने की वृद्धि हो सकती है। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं कंटक या डार्क धूमिल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सूर्य की सतह के भागों की तुलना में यह कैसे अधिक, मतलब गर्म नहीं, अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें और भागों की, अब ऐसा नहीं बिल्कुल ठंडे होते हैं, और भागों की तुलना में ये अधिक ठंडे होते हैं। इसमें कैसे, इसमें जो विशेष रूप से कमज़ोर होते हैं, ये विशेष रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से मजबूत होते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल और केवल 3। प्रश्न नंबर है 58। इसमें क्या है, कथन दिया, अभिकथन है, बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही बात है। छोटे प्राणियों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उन्हें उपापचय द्वारा शरीर में ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी हद तक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये सही है, इसमें एक सही है, ए और दोनों ही सही है। ए और बी जो है आर ए का कारण बताता है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय संसदीय प्रणाली है जो के संदर्भ में मंत्रिपरिषद यानी COM और मंत्रिमंडल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद शब्द की तरह संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उसका उल्लेख मंत्रिमंडल का उल्लेख है, ठीक है एक आर्टिकल में है, आर्टिकल शायद में 52 में, ठीक है, और नहीं 52 है, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का है, ठीक है। तो इसमें क्या, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका सही नहीं है, इसमें संविधान द्वारा परिभाषा नहीं है, एक परंपरा है। मंत्रिपरिषद के कार्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित किया, ये सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सिर्फ 352 में। तो इसका क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहे कंटक कोहेरेंस जो है पद का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या, यह इस विचार से संबंधित है कि सभी वस्तुओं में तरंग जैसी विशेषताएं होती हैं। दूसरा है, यह बैंकों के डिजिटल और विशिष्ट संपत्तियों विकेंद्रीकृत डेटाबेस बनाने हेतु ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरा है, इसे हाल ही में एप्पल द्वारा एप्पल M2 चिप की गति निरीक्षण के इस्तेमाल हेतु किया गया के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका यह बताता है कि किसी पदार्थ के साथ फोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉनों के नगन अंतःक्रिया क्यों होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इस विचार से संबंधित है कि सभी वस्तुओं में तरंग जैसी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 61। इसमें क्या है, जो है उत्तरी अनातोलियन भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या, यह एक बड़ा अभिसरण भ्रंश है जिसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। यह आपका सही है, क्योंकि भ्रंश अभिसरण करते हैं, या अभिसरण या अभिसरण
अभिसरण करते हैं तो भ्रंश घाटियाँ बनती हैं, और अपसारण करते हैं, अपसारित होते हैं तो वे क्या, बलत पर्वत बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या, यह उत्तरी तुर्कीय और यूरेशियन प्लेट को अनातोलियन प्लेट से करता है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही कथन है केवल और केवल एक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 62। इसमें क्या है, भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी के उपवर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया है, ये आपका सही है। ठीक है, और इसका आयोग का गठन 340 आर्टिकल के तहत 2017 में हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, वर्तमान में किसी भी राज्य ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी को उपवर्गित नहीं किया है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही किया है। इसके बाद क्या है, 340 में राष्ट्रपति पिछड़े आयोग के उपयुक्त के लिए करने का अधिकार, ये सही है आपका। तो आपका सही आंसर होना चाहिए 1 और 3, ये सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक है, 2 गलत है, तो 2 2। ठीक है, हाँ सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका निजी ई कॉमर्स संस्थाओं की बाजार हिस्सेदारी को काफ़ी कम करना। दूसरा, ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में दूर दराज के क्षेत्रों में के छोटे खुदरा विक्रेताओं को बेहतर बाजार प्रदान करना, यानी बाजार पहुंच प्रदान करना। तीसरा है, ई कॉमर्स में केवल बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट को समर्थन जो है प्रदान करना। ठीक है, तो इसका क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, अगला है। फिर इसमें क्या है, बी सही है, जो सर्वोत्तम सही। इसमें क्या, दूर दराज के क्षेत्रों को छोटे खुदरा मूल्य विक्रेताओं द्वारा बाजार में पहुंच प्रदान करना। इसके बाद है, वे संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, और इसमें कौन है, संस्कृत के एक विद्वान थे, और वे 1876 से 1895 के बीच संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहे। उन्होंने प्रिंसिपल के रूप में अपने 19 वर्षों के कार्यकाल के दौरान संस्कृत उपाधि की परीक्षा शुरू करने की पहल, जिसके तहत विशिष्ट संस्कृत विभाग के मध्य जो योग छात्रों को यह उपाधि प्रदान की जाती है। उन्हें 16 फरवरी 1887 में महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्राच्य शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए व्यक्तिगत प्रशंसा के रूप में महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। तो ये कौन से, पंडित महेश चंद्र भट्टाचार्य की ये बात की गई है। ठीक है, पंडित महेश, अच्छा ये इसमें है, ये ऑप्शन है, पंडित महेश चंद्र भट्टाचार्य की बात की गई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या, भारत में जो निक्षेपागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं ये कथन कौन कौन से। ये ऐसे संस्थान हैं जो वित्तीय प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप से रखते हैं। दूसरा है, भारत में केवल 2 पंजीकृत निक्षेपागार हैं। तीसरा, निक्षेपागार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनको विनियमित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको जो भारतीय प्रतिभूति यानी सेबी होती है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इसको नियमित किया जाता है। तो इसका आपका 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। प्रश्न नंबर 66। इसमें क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये कई बार जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। अभी शायद इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया इनको। तो इसमें क्या, यह जल में घुलित लवणों और कार्बोहाइड्रेट्स का मिश्रण है। ठीक है, ORS में पोटेशियम और सोडियम नामक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग निर्जलीकरण के दौरान शरीर में होने वाले लवण और जल में कमी को पूरा करना है। ये सही है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। इनको शायद पद्म विभूषण या पद्म भूषण ध्यान नहीं है, लेकिन इनको कोई प्राइज़ दिया गया। ठीक है,
देख लेना आप, कोलकाता के थे ये। तो क्या अगला कथन है, अगला प्रश्न है, सॉरी, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप का एक प्रशासक द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, और जब आपका एक सही नहीं है तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया डी। ठीक है, अब दूसरा पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ने में क्या है। जम्मू और कश्मीर के लिए संसद की विधायी शक्ति केवल राज्य सूची के विषयों में तक सीमित है, गलत है। अर्जित क्षेत्रों में प्रशासन के संविधान के कोई भी प्रावधान अलग प्रदान नहीं है, मतलब जो भी भारत के जो राज्य क्षेत्र में जुड़ जाए उसके प्रावधान सेम हुए जो अगले भी जितने भी राज्यों के प्रावधान हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 68, इसमें क्या है, काई चटनी, ठीक है, रेड बियर चींटियों के तैयार की गई चींटियों से तैयार की जाती है। इन चींटियों द्वारा परपोषी वृक्षों की पत्तियों का उपयोग करके घोंसला बनाया जाता है। इस अनोखे घोंसले को बनाए जाने संबंधी व्यवहार के कारण इन चींटियों को यह नाम दिया गया। ठीक है, माना जाता है कि यह जो है चटनी ब्लू सामान्य सर्दी, काली खांसी उपचार में सहायता करती है, भूख बढ़ाती है, दृष्टि और आँखों में ज्योति को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। हाल ही में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने इस चटनी को भौगोलिक यानी जीआई टैग दिया है? तो ये किसने दिया है? उड़ीसा में शायद है, मयूरभंज ज़िले में उड़ीसा ने दिया है। ठीक है, इसे किसने? उड़ीसा ने, सी ने दिया है, क्योंकि वहाँ पर मयूरभंज ज़िले की ये बात है, वहाँ पर इसको देखा गया, वहाँ पर ये बनाई गई जो काई चटनी है। 69 देखते हैं, इसमें क्या है, प्रस्तावित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे COP27 में यूरोपीय संघ द्वारा UNEP के साथ साझेदारी में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ये क्या है, इनका उद्देश्य सहयोग को सुगम बनाना और परिवहन क्षेत्र सहित संधारणीय जैव ईंधन का उपयोग में तेज़ी लाना है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आपका दूसरा कथन जो सही है, पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि ये किसका है, इसको G20 की अध्यक्षता करने वाले वैश्विक ईंधन ने, उन देशों ने इसको प्राथमिकता दी है, इसमें COP27 की बात नहीं है। प्रश्न नंबर है अगला 70, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए भारत से अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट निर्यात का प्रतिबंध लगाता है। ये गलत है। कार्बन क्रेडिट क्या है, जितने ही आपने कार्बन उत्सर्जन करने में कमी की है, ठीक है, उतने ही आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। उस कार्बन क्रेडिट को आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, कहीं भी उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, आपको 1 और 3 इस हिसाब से सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका क्या है, जहाँ यह वाहनों और जलायनों, जहाज़ों और नावों के शामिल करने के लिए ऊर्जा को खपत मानकों के दायरे का विस्तार करता है। ठीक है, दायरे का विस्तार करता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 71, इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो महासागर सम्मेलन 2022 UNOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन को पहली बार सह आयोजित किया गया था। दूसरा है, UNOC की विलंब जो लिस्बन घोषणा महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव को दूर करने के लिए बाध्यकारी जो लक्ष्य बाध्यकारी ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही आपके कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में चुनाव के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किस आधार पर चुनावी भ्रष्ट आचरण के रूप में हेट स्पीच के माध्यम से शत्रुता को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की मांग करता है? ये स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हेट स्पीच के बारे में देखो, धर्म के प्रति कोई अगर गलत बोल दे, मूल वंश के प्रति कोई गलत बोलता है, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, इसमें क्या है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। अगर इनके बीच कोई अभद्र टिप्पणी करता है या कोई गलत भाषण देता है तो उसमें क्या है, और हेट स्पीच के तहत आ जाता है। ठीक है,
इसके बाद है प्रश्न नंबर है 73। इसमें का हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई प्रबंध द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के जो आईटी संस्थानों को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया है। इन संदर्भ में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CII से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखना है क्या है आपके कथन सही। तो इसमें क्या, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 स्पष्ट रूप से CII को एक ऐसे कंप्यूटर अनुसंधान व संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जिनमें कोई क्षति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के दुर्बलकारी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कथन सही है। इसके बाद है केंद्र सरकार के पास डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटा और डेटाबेस IT नेटवर्क CI घोषित करने की शक्ति है। दोनों ही सही हैं आपके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों ही। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है क्रॉस बॉर्डर। इसमें क्या, क्रॉस बॉर्डर जो है इंसॉल्वेंसी कार्रवाई जो कई न्यायिक क्षेत्राधिकारों की संपत्ति और देनदारियों वाली संकट के कंपनियों के समाधान के लिए प्रासंगिक है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो है क्रॉस बॉर्डर जो है इंसॉल्वेंसी 1997 मॉडल पर कानून का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। इसके बाद देखते हैं भारत में जो है बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, केंद्र सरकार किसी निर्दिष्ट बीमाकर्ता कंपनी अपनी हिस्सेदारी को घटाकर इक्विटी पूंजी 51% से भी कम कर सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा है सभी जीवन बीमा पॉलिसियों को आयकर में छूट प्रदान की जाएगी। ये सभी जैसी बात गलत है क्योंकि सभी को नहीं दी जाएगी। आपका ये कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसके ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर है 76। इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, पहली जो है बुद्ध संगति की बात है, जो बौद्ध धर्म की संगतियाँ हुई थी उनकी बात है। पहली कहाँ पर हुई थी, बुद्ध की जो शिक्षाओं की पवित्रता बनाए रखा गया, ये सही है। और विनय पिटक की इसमें जो है रचना की गई थी, सही है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है, अंतर्गत विवादित बिंदुओं को जो है मसला सुलझाया। ठीक है, हीनयान और महायान की जो मसला सुलझाया गया था। इसके बाद क्या है, तीसरी है त्रिपिटक का अंतिम संस्कार पूर्ण किया गया। ठीक है, ये भी सही है। चौथी है महायान बौद्ध धर्म का अस्तित्व में आया है, ये गलत है, ये दूसरी में आने लगा था। ठीक है, तो इसके क्या 3 ऑप्शन आपके 3 विकल्प सही है, 3 युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, बांग्ला चित्रकला शैली में प्रतिपादक राजा रवि वर्मा थे। दूसरा है ब्राइट्स टॉयलेट जो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, तीसरा है जैमिनी राय नंदलाल जो है बोस के समकालीन थे। ठीक है, तो इसका दूसरा जो है, दूसरा आपका सही है और तीसरा सही है। ठीक है, ये 2 सही है, ये गलत है। बंगला की चित्रकला शैली प्रतिपादक राजा जो इनका नाम था शायद है राजा जो रवि वर्मा थे, ये कहाँ के, पश्चिमी संकल्पना के थे। ठीक है, तो ये बांग्ला चित्रकला की नहीं है बात, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद है 78। इसके बाद क्या है 78, अब देखते हैं इसमें समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो इसमें क्या, उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अछूते रहे हैं। ठीक है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में मौसमी परिवर्तन अधिक होते हैं, मौसमी परिवर्तन अधिक नहीं हो। दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। ठीक है, ये सही है, तो इसका 1 और 3 सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 79। उच्चतम न्यायालय का अनूप जो वर्णवाल बनाम भारत संघ का हालिया वाद संबंधित है, उसके बारे में क्वेश्चन है।
इसमें क्या ऑप्शन ए है, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार प्रदान करने, अविवाहित, ठीक है। इसमें क्या है, राजद्रोह कानून को रोकने से है। और इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का समर्थन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ये सही है, ठीक है। डी आपका सही है क्योंकि ये अलग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। इसमें क्या है, न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन कृषि गौतम ने किया था। वो ऋषि गौतम, सॉरी, कृषि गौतम ने। तो इसमें क्या है, न्याय सूत्र किसने किया था, ऋषि गौतम ने किया था, ठीक है। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष को वैध ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ये नहीं है। दूसरा है, कार्य कारण का सिद्धांत न्याय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 81। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके क्या है, इसमें यह देश भर में अपराध और अपराधियों के संबंधित फिंगरप्रिंट को खोज योग्य डेटाबेस प्रोजेक्ट है, ठीक है। यह किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंकों की एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संख्या यानी NFN प्रदान करता है, ठीक है। इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध 14C के तहत विकसित किया गया थी, ठीक है। तो आपके 2 सही हैं, ये आपका जो है गलत नहीं, जो है गलत है तीसरा, ठीक है। ये किसने किया गया, जो NCRB द्वारा इसे सेंट्रल फिंगरप्रिंट द्वारा जैसे लागू किया गया, NCRB द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है 82। इसमें भी देखना है क्या, युग्म सम्मिलित करना है। तो इसका देखना है क्या है, एक लंग है उपापचयी प्रक्रिया और दूसरी तरफ है ध्रुवीय बालू शीत निष्क्रियता, ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय बालू ऊपर ठंडे मौसम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक आपका ये सही है, घोंघा उपरती, ठीक है। ये घोंघा क्या है, उपरती नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है। घोंघे और मछलियों की जो होती है वो क्या है, शायद ध्यान नहीं है। तो इसमें क्या, प्राणी प्रवक, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रीष्म निष्क्रियता, ये भी गलत है। तो इसका सही केवल एक युग्म आपका सही है। इसके बाद देखते हैं 83। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो पेन्नार नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पेन्नार नदी की बात है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आपका आंध्र प्रदेश आता है और कर्नाटक आता है, ठीक है। तेलंगाना और तमिलनाडु नहीं आता। तो आपका आंसर सही है सी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 84। इसमें क्या है, भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वर्तमान में मात्रा के हिसाब से कुल माल ढुलाई का आधे से अधिक भारत में सड़क परिवहन द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। दूसरा, कोयले जैसी अंबारी वस्तुओं के परिवहन का रेल माल ढुलाई में बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। भारतीय रेल योजना का लक्ष्य 2030 तक रेल द्वारा माल ढुलाई को 75% बढ़ाना, ये गलत है, ठीक है। तो आपका 1 और 2 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 27% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2030 तक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 85, जो है धुआंधार, ठीक है। ये कौन है, जलप्रपात हैं। तो ये धुआंधार है, ये किस पर है, ये नर्मदा नदी पर है, ये ठीक है, ठीक है। और शिव समुद्रम जो है आपका किसके उस पर है, क्या बोलते हैं इसको, कावेरी नदी पर, हाँ बिल्कुल सही है। कंचनजंगा तिस्ता, ठीक है। कंचनजंगा जो है तिस्ता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 86। इसमें हमें बताना है कौन से निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है। जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, इसमें कौन थे, भोलानाथ सहाय 1789 से 1832 के बीच। तो इसमें कौन था, तमाड़ विद्रोह जो है भोलानाथ जो है सहाय थे, ठीक है। अब जो खोड़ विद्रोह, चक्र विद्रोही
ठीक है। कोड विद्रोह के अंतर्गत कौन आते हैं? चक्रविदोई, ठीक है, ये भी सही है कि 1837 से 1856। और भुइयाँ और जुआंग, ठीक है, भुइयाँ और जुआंग ये कौन से थे? रक्तनायक। ये तीनों ही आपके विकल्प सही है, तो इसमें सभी तीनों आपका सही आंसर हो जाए। वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों के संदर्भ में फौजदारी अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? जिला फौजदारी अदालत की अध्यक्षता संज्ञा जो कंपनी के भारतीय अधिकारिक द्वारा की जाती है, जिला फौजदारी अदालत की अध्यक्षता कंपनी भारतीय अधिकारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या है? दूसरा देखिए, फौजदारी अदालत में मुस्लिम विधि का पालन किया जाता था। ठीक है, तो इसमें तीसरा, सदर निजामत अदालत में फौजदारी अदालत अपील की जा सकती थी, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ये 2 ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाए 1 और 2 दोनों ही। प्रश्न नंबर है 88। इसमें क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन यानी NESDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों में ई गवर्नेंस सेवा वितरण और गुणवत्ता प्रभावशीलता का आकलन करने वाला एक द्विवार्षिक अध्ययन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये सही है। इसमें क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI, ये गलत है। ठीक है, ये जो है ये गलत है। अगर इसके मंत्रालय की बात करें तो इसका मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय का पोर्टल है, ये गृह मंत्रालय की बात है। तो इसका क्या है? केवल एक कथन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला का प्रश्न है, समुद्र में निम्नलिखित में से कौन से भौतिक गुण जल लवणता द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है? तापमान की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, जल में वाष्पीकरण की दर, ठीक है, महासागरीय धाराएं, ठीक है, जल हिमांक, ठीक है। इसमें क्या? तीनों ही ऑप्शन, वो 3-4 ऑप्शन सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, अमरावती कला शैली की बात की गई है। ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सातवाहनों व इक्ष्वाकु राजवंशों के संरक्षण में विकसित हुई थी। ठीक है, इसमें प्रकृति से ली गई आकृतियों की तुलना में मानव आकृतियाँ अधिक श्रेष्ठ थी। ठीक है, यह गांधार शैली में काफ़ी प्रचलित है, ये गलत है। तो आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 91। इसमें क्या है? राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति निर्यात समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है, इस समिति की स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति यानी MSCS अधिनियम 2002 के तहत की गई है। दूसरा, इसे वित्त मंत्रालय के तहत निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा है, यह सरकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए एंड-टू-एंड सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका क्या है? आपका पहला कथन सही है, आपका ये दूसरा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, संवर्धन परिषद को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सही नहीं है। और आपका तीसरा जो है, तीसरा भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? C, 1 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, और इस प्रकार के जो है आपको जो इसकी विश्लेषण नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 15 के बाद जितनी भी टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती हैं उसमें विश्लेषण कम और आंसर डायरेक्ट ज़्यादा दिए जाते हैं, और इसमें जो है आंसर भी नहीं थे। तो आपको ये PDF मिल जाएगा, आप वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप उसको आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, उसके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बैंक रन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी बैंक भाग जाने की वजह से वर्णन करता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जब बड़ी संख्या में किसी बैंक का ग्राहक एक साथ अपनी जमा राशि की निकासी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो बैंक रन की स्थिति आ जाती है जब अचानक वो लोग मांगने लगते हैं, क्या यानी ऋण मांगने लगते हैं, तो ऐसे में बैंक रन की स्थिति आ जाती है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? SLR की व्यवस्था करवाता है RBI कि आप अपने % इतने रुपए में SLR रखिए, और उसके साथ ही आप
नकदी में रखिए, आप जो है ट्रेजिबल के रूप में रखिए, ठीक है। इस तरीके से प्रावधान तो सोने का भी करता है, लेकिन सोने में रखना कंपनी के लिए और सरकार के लिए हानिकारक होता है। अब देखते हैं, हाल ही में DRDO ने जो सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेजिमेंट SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से SFDR प्रौद्योगिकी के महत्व हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह उड़ान के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन देता है, सही है, ठीक है। उड़ान के दौरान क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन देता है, उड़ान के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन देता है। इसके बाद क्या है, यह मिसाइल को सुपरसोनिक गति और उच्च सटीकता पर हवाई खतरों को रोकने से सक्षम बनाता है, ये गलत है। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने की सहायता करता है, किंतु यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लागू नहीं किया। हाँ, ये सही है वैसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो सकता है, क्या हो, 1 2 है, तीसरा गलत, इसका 1 2, इसका कन्फर्म हो सकता है ये है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आप उसको देख लेना और गूगल कर लेना। अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है, क्योंकि हम भी एक बार पेपर देख लेते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं यानी बताते हैं, कोशिश करते हैं कोई प्रश्न गलत ना हो। फिर भी अगर गलत हो जाता है तो हम भी ह्यूमन हैं, ठीक, गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगला प्रश्न है 94, तेज़ गति में आ रही क्रिकेट गेंद को कैच करते हुए ज़मीन पर खड़ा एक फील्डर क्षेत्ररक्षक जो है गतिमान गेंद से अपने हाथों को धीरे पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, जिससे वो कैच पकड़ जाए, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, क्रिकेट गेंद के कोणीय संवेग में वृद्धि के लिए नहीं, क्रिकेट गेंद को अपने पास पहुंचने में लगने वाले समय को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए 95 है, इसका क्या है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यानी AAEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारत की सर्वसम्मति में से 2022-24 के लिए AAEA का नया अध्ययन चुना गया, ठीक है। दूसरा है, भारत का निर्वाचन आयोग AAEA के निर्वाचन निगरानी निकाय EMB के संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आपके कथन सही है, ऑप्शन आ जाएगा आपका C सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 96, जो है राजगिरा, कोरेले, मोरिया और कुट्टू, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोटे अनाज की जो है प्रजाति है, मोटे अनाज की प्रजाति है, जो क्वालिटी है इसमें खोजी गई है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत में सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू जो है नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम 33% सदस्यों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित करके एक गांव को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तीसरा, हाल ही में गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, ठीक है। इसके तीनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 98, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है, गैर सरकारी संगठन और सहकारी संगठन, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये चारों ही है, ठीक है, चारों ही है, इसे हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं 99, समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं यानी BEAMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की है। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन द्वारा परिभाषित भारतीय संस्करण है। यह पर्यावरण और जलवायु परिवार मंत्रालय
प्रवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके सही है। अब देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 100। तो जो है मूलभूत शिक्षा की जो वर्धा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उनके जो है साप्ताहिक पत्र हरिजन में गांधीवादी विचारों को प्रेरित करती है। ठीक है, तो इसका इस शिक्षा के पीछे जो है अंतर्निहित सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना था। इसे जनता का भारी समर्थन मिला और यह आज़ादी तक रही थी। ठीक है, ये गलत है दूसरा, ये 1 और 2 ऑप्शन आपके सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।